दोस्तों आज 17 सितंबर 2022 और 17 सितंबर 2022 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन की चर्चा आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में, जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। मेरे प्यारे मित्रों, आपसे आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीर सर जीएस वाले में। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की मोटिवेशनल लाइन है हमारा, मेरे प्यारे मित्रों, जो मोटिवेशनल लाइन है वह है कि महान व्यक्ति जो होते हैं वह अपने आप से मुकाबला करते हैं और जो छोटे व्यक्ति होते हैं वो बात बात पर चुनौती देते हैं। तो महान बनिए मेरे प्यारे मित्रों, छोटे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर प्रश्नों की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन भारतीय दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। निम्न में कौन भारतीय दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। तो भैया वह है गौतम अडानी। यह दिन प्रतिदिन काफ़ी, कहते हैं ना, कहावत है कि दिन दुगनी रात चौगुनी, तो उसी प्रकार से तरक्की कर रहे हैं गौतम अडानी, हमारे भारत के दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक, गौतम अडानी बर्नार्ड अर्नाल्ड को पीछे छोड़ दिया। यानी दूसरे नंबर पर इनसे पहले कौन थे? बर्नार्ड अर्नाल्ड थे और तीसरे पर थे गौतम अडानी। लेकिन गौतम अडानी ने बर्नार्ड अर्नाल्ड को पीछे छोड़ा है। वर्तमान में गौतम अडानी की कुल संपत्ति हो गई है 155.4 बिलियन डॉलर की और बर्नार्ड अर्नाल्ड की कुल संपत्ति है 155.2 बिलियन डॉलर की। बात करें दुनिया के 3 सबसे अमीर व्यक्तियों की, तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी भी हैं एलोन मस्क, जो कि यूएसए के हैं। ये स्पेस एक्स और टेस्ला गाड़ी कंपनी के मालिक भी हैं। दूसरे नंबर पर अपने भारत के गौतम अडानी, जो कि इंडिया के हैं, और तीसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नाल्ड, जो कि फ्रांस के हैं। बात करते हैं फोर्ब्स की। फोर्ब्स है क्या? फोर्ब्स एक निजी स्वामित्व वाली प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। यह एक द्विसाप्ताहिक पत्रिका है। कौन? फोर्ब्स। स्थापना इसकी कब हुआ था? 15 सितंबर 1917 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, यानी अमेरिका में। और यहाँ पर यह है इसका लोगो, किसका भैया? फोर्ब्स का लोगो देखिए, लिखा है ना फोर्ब्स मैगजीन। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया भैया? 16 सितंबर को। कब मनाया गया? 16 सितंबर को। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस ओजोन परत संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? ओजोन दिवस मनाने का उद्देश्य क्या भैया? ओजोन दिवस मनाने का उद्देश्य है कि ओजोन परत के संरक्षण पर लोग ध्यान केंद्रित करें। विश्व के लोग, देश दुनिया के लोग ध्यान केंद्रित करें ताकि इसको बचाया जा सके, पृथ्वी को बचाया जा सके। इस बार की थीम क्या भैया? कि पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। यहाँ पर वैश्विक सहयोग की बात कहा गया है। 2022 में जो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है? पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। बात करते हैं ओजोन परत की मोटाई की, तो भैया ओजोन परत की जो मोटाई होती है, मोटाई को मापने वाली जो इकाई होती है उसका नाम है डाप्सन। यानी कि आपसे कई बार पूछा गया ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? तो डाप्सन में मापी जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, बात कर लेते हैं सितंबर माह के अन्य महत्वपूर्ण दिवसों की। तो मेरे प्यारे मित्रों, 3 सितंबर को भी हाल ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस। 5 सितंबर को मनाया गया है शिक्षक दिवस। फिर 5 सितंबर को एक और दिवस मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 8 सितंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, और 14 सितंबर को मनाया गया था हिंदी दिवस। यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस था। अगर आपसे पूछे विश्व हिंदी दिवस, तो वह मनाया जाता है 10 जनवरी को। आगे है 15 सितंबर को क्या मनाया गया अभी एक दिन पहले क्या मनाया गया भैया? राष्ट्रीय अभियंता दिवस, यानी इंजीनियर्स डे मनाया गया है। आइए तीसरे प्रश्न पर बात करते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने मित्र है कि कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा। कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो मेरे प्यारे मित्रों, इसका सही उत्तर है भारत। यानी अपना देश भारत क्या करेगा? महिला विश्व कप 2022 की फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। यानी कि यह जो फीफा वर्ल्ड कप होगा कहाँ होगा? भारत में ही होगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी भारत करेगा। यानी यह कहाँ होगा भैया? कहाँ आयोजित होगा? भारत में। भारत में आयोजित होने वाली पहली महिला प्रतियोगिता होगी। इससे पहले कोई भी महिला प्रतियोगिता भारत में नहीं आयोजित हुई है या भारत ने उसकी मेज़बानी नहीं किया है। यह पहली बार होगा जब भारत किसी महिला प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा। यह 31 से 30 अक्टूबर के मध्य खेला जाएगा। यह एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता है और इसका यह 7वां संस्करण है। किसका भैया? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की, है ना। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ किया गया भैया? इसको किया गया भैया आंध्र प्रदेश में।
किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। आइए आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा लिथियम सेल के बारे में भी जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, कौन भैया? राजीव चंद्रशेखर ने इसे कहाँ लॉन्च किया भैया? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लॉन्च किया। आगे, भारत लिथियम आयन सेल की पूर्ति चीन से, वियतनाम से, दक्षिण कोरिया एवं हांगकांग इत्यादि देशों से करता है। अभी कहाँ से करता है भैया? चीन, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, हांगकांग इत्यादि देशों से करता है। लेकिन अब कहाँ इसका स्थापना होने जा रहा है भैया? भारत में ही होने जा रहा है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। तो लिथियम सेल प्रति यूनिट द्रव्यमान और इकाई मात्रा में बहुत अधिक वोल्टेज और चार्ज नहीं रहेगा, चार्ज क्षमता रखने में सक्षम होते हैं। जैसे आप कहेंगे ये कैसे? जैसे पावर बैंक देखते हैं ना, पावर बैंक एक बार आप चार्ज कर रख दीजिए तो उससे कई बार आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इसी के बारे में जान लेते हैं लिथियम सेल का उपयोग क्या होता है। लिथियम सेल के उपयोग के बारे में जानते हैं। लिथियम सेल का उपयोग पावर बैंक, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ उपकरणों एवं अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामानों में इन सेलों का प्रयोग होता है, यानी लिथियम सेल का प्रयोग होता है। यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों दर्शाया गया है लिथियम सेल के, जो लिथियम सेल है बैटरी है, उनके चित्रों को कुछ इस प्रकार से होते हैं। उनका डिजाइन किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है। लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र में इस प्रकार के सेलों का उत्पादन किया जाएगा, जिससे भारत के दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। यानी कि अगर भारत में बनाया जाएगा तो भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो जाएगी। जैसे चीन से, हांगकांग से इत्यादि देशों से मंगा रहा है तो कम आयात करेगा लिथियम सेलों की। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, क्योंकि यह जो स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया भैया? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु, आंध्र प्रदेश में 26 जिले हैं, आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा सीटों की संख्या 11, विधानसभा सीटों की संख्या 176। और यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है शास्त्रीय नृत्य की, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कहाँ है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। कई बार आपसे पूछा है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस देश का है, तो सॉरी किस राज्य का है? तो किस राज्य का भैया? आंध्र प्रदेश राज्य का है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अगर बात किया जाए वर्तमान में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का कौन है, तो उत्तर प्रदेश का भैया कथक है। कौन है भैया? कथक है, कथक शास्त्रीय नृत्य है। आगे, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन से भैया? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल। कौन? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल राज्यों से कौन सीमा साझा करता है? आंध्र प्रदेश साझा करता है। आगे बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में महत्वपूर्ण है वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पपीकोंडालू राष्ट्रीय उद्यान, मृगावती नहीं है, मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन सागर श्री सैलम राष्ट्रीय उद्यान या फिर इसे वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य और कौंडिन्या वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है आंध्र प्रदेश के, जिसके बारे में समानता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बात करते हैं 5वें प्रश्न की। मेरे प्यारे मित्रों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने 15 सितंबर 2022 को टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दिया है। किससे भैया? टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दिया है। तो बात किया जा रहा है कि फेडरर ने, यहाँ फिर नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा फेडरर ने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो भैया फेडरर ने जीते हैं कुल 20 ग्रैंड स्लैम। कितने? 20 ग्रैंड स्लैम। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ये जो रोजर फेडरर है, ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दिया है। आगे बात करते हैं और चर्चा करते हैं इनके बारे में। ये है मेरे प्यारे मित्रों रोजर फेडरर, ये है रोजर फेडरर है। ये रोजर फेडरर जो है मेरे प्यारे मित्रों अपने करियर में कुल 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। इनकी पहली जीत 2003 में हुई थी। फेडरर ने अभी हाल ही में 15 सितंबर 2022 को टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये फेडेक्स नाम से मशहूर भी थे। कौन? फेडरर। और रोजर फेडरर का करियर कुल कितने साल का रहा? 24 साल का रहा। यह कहाँ के रहने वाले मेरे प्यारे मित्रों? स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। कौन मेरे प्यारे मित्रों? कौन? रोजर फेडरर। कौन भैया? रोजर फेडरर। आइए मेरे प्यारे मित्रों बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। चूंकि ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं तो स्विट्जरलैंड के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में भैया? स्विट्जरलैंड के बारे में। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड की भाषा है 3, यहाँ पर 3 भाषा को मान्यता दिया गया है। किसको किसको? जर्मनी, फ्रांसीसी और इतालवी को। किसको? जर्मनी, फ्रांसीसी और इतालवी को। यहाँ के निवासियों को क्या कहते हैं? स्विस कहते हैं। यहाँ की मुद्रा को क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं भैया? यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? स्विस फ्रांक या फ्रैंक है। जैसे भारत में मुद्रा का नाम क्या है? रुपया, तो वैसे ही स्विट्जरलैंड में मुद्रा का नाम क्या है? स्विस फ्रांक है। स्विट्जरलैंड की अवस्थिति कहाँ है भैया? मध्य यूरोप में है। जरा सा देखिएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए, ये जो हरा वाला क्षेत्र है ये क्या है?
ये है स्विट्ज़रलैंड देश, है ना। अगर आप पूरे वर्ल्ड मैप पर देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दर्शाया गया है, यहाँ पर कुछ है इस प्रकार से दर्शाया गया है, देखिए यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा ऊपर है, ठीक। यहाँ पर रुकिए मैं दिखा दे रहा हूँ, ये यहाँ पर ये देखिए दर्शाया गया है क्या भैया, स्विट्ज़रलैंड, जो कि पूरे वर्ल्ड मैप में है। और अगर वैसे देखना चाहते तो यहाँ पर है क्या भैया, स्विट्ज़रलैंड, जो हरा वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां या 6वां जो भी है, SAAF अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता भैया? तो जीता है नेपाल ने। किसने? नेपाल ने जीता है भैया। आगे बात करते हैं, सॉरी, भारत ने जीता है। किसने जीता भैया? भारत ने। यह जो खिताब है किसने जीता है? भारत ने। कौन सा खिताब है भैया? SAFF अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 किसने जीता भैया? भारत ने जीता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। SAFF अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में भारत ने नेपाल को हराया। नेपाल जीता नहीं, नेपाल को हराया गया। किसके द्वारा? भारत द्वारा। कितने से? 4-0 से हराया है। और यह भारत का कौन सा खिताब था? चौथा था। इसका आयोजन स्थल कहाँ था भैया? कोलंबो। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में, यानी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में क्या आयोजित किया गया था? SAFF अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022। ये इसका कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। कौन सा भैया? 7वां संस्करण था। बात कर लेते हैं SAFF के बारे में। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1997 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है भैया? ढाका है। किसका? SAFF की। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। आगे है कि भारत के किस राज्य में देश के पहले वन विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली है? ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, देश के पहला वन विश्वविद्यालय, क्या मेरे प्यारे मित्रों? पहला वन विश्वविद्यालय। तो बात करते हैं पहले वन विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में किया गया है, या फिर किस राज्य में किया जा रहा है? तेलंगाना राज्य में किया जा रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, बात करते हैं वन विश्वविद्यालय की, तो भारत के तेलंगाना राज्य में वन विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली है। अगर बात करें कि यह जो आपका वन विश्वविद्यालय है किन किन देशों में और है, तो मेरे प्यारे मित्रों यह टोटल 3 देशों में, कितने? 3 देशों में है। किस किस देश में? रूस में है, चीन में है और भारत में। रूस में, चीन में और भारत में है। भारत में है नहीं, अभी बनने जा रहा है ना। रूस और चीन के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जहां पर वन विश्वविद्यालय होगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आगे बात करते हैं तेलंगाना की। बात करते हैं तेलंगाना की। ये है मेरे प्यारे मित्रों मैप में तेलंगाना, ये है तेलंगाना। तेलंगाना का जो गठन हुआ था भैया वो हुआ था 2 जून 2014 से 2 जून 2014 को। तेलंगाना का गठन किस राज्य को काटकर हुआ था भैया? किस राज्य को काटकर हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य को। किसको भैया? आंध्र प्रदेश राज्य को काट करके हुआ था। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। भैया अगर बात करें कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद ही है, लेकिन कुछ दिन बाद यानी 2024 में अमरावती हो जाएगी आंध्र प्रदेश की राजधानी, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही रहने वाली है। ओके। अगर बात करते हैं इसकी भाषा, तो इसकी भाषा है तेलुगु। किसकी? तेलंगाना की। तेलंगाना में जिले कितने हैं? 33। तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या 17, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 और विधानसभा सीटों की संख्या है 119। तेलंगाना राज्य जो है मेरे प्यारे मित्रों, यह 4 राज्यों से सीमा बनाता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तेलंगाना 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। देखिए अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो इधर देखिएगा, मैं दर्शा दे रहा हूँ। इधर नीचे आंध्र प्रदेश, इधर है ऊपर से आ रहा है छत्तीसगढ़, इधर से है महाराष्ट्र और इधर से है कर्नाटका। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं। कल का जो प्रश्न दिया गया था आप लोगों को, बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर किया है इसका, कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है। लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है, तो इसका सही उत्तर मेरे प्यारे मित्रों 20। और जितने लोगों ने उत्तर दिया था सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। तो मेरे प्यारे मित्रों आज हम प्रश्न नहीं दे रहे हैं, चूँकि वीडियो देने में आज खुद ही लेट हुआ है। तो मिलते हैं कल सुबह एक नई एनर्जी और नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अंतिम में आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और अगर हो सके तो वीडियो को अपने उन मित्रों तक पहुँचाइए जो तैयारी कर रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, तो मिलते हैं कल। आप सभी का शुक्रिया।